Everyone, have you ever heard that leaves are dancing? If not, come with me. We are going to discuss about the term which is known as personification. By the end of this lecture, you can understand what is personification, why and how it is created, and what are the common errors which is used in personification. This lecture is bilingual so that the student of English and Hindi medium both can get benefit from this lecture. नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सुना है कि पत्तियां बोलती हैं, पत्तियां चलती हैं और मुस्कुराती भी हैं? यदि नहीं तो चलिए आज हम पत्तियों की इन क्रियाकलापों को देखते हैं। मूलतः इस तरह के वाक्यों को मानवीकृत वाक्य कहा जाता है और इसके लिए एक शब्द मानवीकरण है जिसका उपयोग मूलतः साहित्य के क्षेत्र में किया जाता है। तो चलिए आज हम समझने का प्रयास करते हैं मानवीकरण क्या है। Personification is a figure of speech which is used to decorate the sentence, enhance the quality of sentence, and it is the treatment which is given to the non-living creature and abstract idea. When we are treating any abstract idea or non-living or non-human creature as a human being, the term personification is applied there. मानवीकरण का अर्थ मूलतः निर्जीव चीज़ें और हमारे विचारों को एक मानव की तरह अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब कभी वाक्य में किसी निर्जीव चीज़ का उपयोग या हमारे किसी विचार का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है जैसे कि वह जीवित हो और मनुष्य की तरह किसी प्रकार के क्रियाकलाप में संलिप्त हो, तब उसे मानवीकृत कहा जाता है और इस पूरे घटनाक्रम को मानवीकरण कहा जाता है। मानवीकरण भाषा को सुधारने, सुसज्जित करने के लिए साहित्य में हमेशा प्रयुक्त होता है। चलिए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द टैब इज़ रनिंग, पानी आ रहा है। आना, आना एक क्रिया है जिसमें मूवमेंट है और आने के लिए हमें पैरों की आवश्यकता होती है। As you know, the quality of running needs legs, but water doesn't have any shape or legs. So how water is running? जैसा कि आप जानते हैं, आने के लिए पैरों की आवश्यकता होती है, परंतु पानी की ऐसी अवस्था है जिसमें कोई प्रारूप नहीं है और ना ही उसके कहीं पैर हैं। परंतु हमने क्या कहा? पानी आ रहा है। मीन्स दैट हमने पानी को एक प्रारूप प्रदान किया जिसमें उसके पैर भी हैं और जो चलकर या दौड़कर हमारे पास तक आ रहा है। इसी तरह से हम हमेशा कहते हैं फ़ोन आ रहा है। आना क्रिया बहुत ज़्यादा मात्रा में मानवीकरण में प्रयुक्त की जाने वाली क्रिया है। इसके अलावा मैंने कहा फूलों से हंसो, तो वो खिलखिला के हंस दिए। दैट इज़ द लिरिक्स ऑफ वन सॉन्ग। ये लिरिक है एक गीत के, जहाँ पर कवि बता रहा है कि उसने फूलों से बातें की। बातें करने के लिए व्यक्ति के पास, जो सामने व्यक्ति है, उसका एक प्रारूप होना चाहिए ताकि वो आपकी बातों को सुन सके। सुनने के लिए कानों की आवश्यकता होती है और दूसरी तरफ हंसने के लिए होठों की आवश्यकता होती है। पुष्प की रचना या संरचना में हमें मुख कहीं नहीं नज़र आता, ना ही उसके कोई कान हैं और ना ही उसके पास होंठ हैं। फिर भी कवि ने क्या कहा? मैंने कहा फूलों से हंसो, वो खिलखिलाकर हंस दिए। इसी प्रकार से लाइक दैट वी हैव द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ डैफोडिल, वेयर ही यूज्ड personification in each and every line.
He says that the flowers of daffodils are dancing, they are stretching themselves to welcome the poet. Means that they have their hands. Even the waves have hands. That's why they are dancing. And the poet becomes happy. Here, the poet had given a frame to the flower of daffodil. It gives a format of a dancer. And here the poet also tries to establish daffodil as a person. So, it is clear that if you are trying to make any non-living creature or non-human creature as a human, at that moment you are attempting to make personification. Now, we have to understand why personification is used in any literary scene. Actually, when we personified anything, it is connected to our heart. A reader or the spectator can easily imagine about that picture. Second thing, the language becomes so decorative and attractive. That's why the reader comes closer to the words. That is the main reason of using personification. And it is also a figure of speech, and the work of figure of speech is to decorate the literary words or the creative writing. चलिए हम देखते हैं मानवीकरण का उपयोग आखिर किया क्यों जाता है। मानवीकरण का उपयोग किसी भी वाक्य को खूबसूरत बनाने के लिए, पाठकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, किसी भी साहित्यिक या कलात्मक लेखन कार्य में किया जाता है। मानवीकरण वह विधा है जो पाठकों के बहुत करीब वह दृश्य लेकर आती है, उनके मस्तिष्क में उस दृश्य को उत्पन्न करती है जिस दृश्य के बारे में बातें की जा रही हैं। मानवीकरण बहुत सुंदर सामग्री है जिससे हम अपने साहित्यिक व्यवहार को बहुत सूक्ष्म और सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं। अब बारी आती है मानवीकरण में गलतियां ढूंढने की। आपने यदि वाक्य में उपयोग किया है द ट्री इज टॉल, टॉल वर्ड जो है दैट इज द क्वालिटी, दैट इज नॉट द वर्ब। टॉल क्वालिटी है, ये वर्ब नहीं है। पेड़ लंबा है, लंबाई पेड़ का गुण है, यह क्रिया नहीं है। पेड़ चलता है, पेड़ हंसता है, पेड़ बोलता है, ये क्रियाएं हैं जो मानव करता है। मानव लंबा है, ये कोई क्रिया नहीं है। तो यदि वाक्य ऐसा आया हुआ है जहाँ लिखा है पेड़ लंबा है, तो यह वाक्य मानवीकृत नहीं कहलाएगा। आप इसको मानवीकरण का उदाहरण नहीं मान सकते। इफ़ यू फाइंड दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, you should understand that this is not the example of personification. Right now, I think all of you can understand personification. Now, we have to try to create some kind of personified things. Like, you have the word sun and the verb cry. Combine both words. The sun cries. Now you made a sun personified because sun doesn't have any tear or any kind of voice by which you can understand that he is or it is crying. But you said that sun is crying. चलिए हम पर्सोनिफिकेशन बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें एक प्राकृतिक उपादान या विचार की आवश्यकता होगी, जैसे अवसर। अवसर एक विचार है और वैसे ही इसके साथ हमने वर्ड या क्रिया जोड़ी है
खटखटाना। आपने ये एक बहुत अच्छा फ्रेज़ हमेशा सुना होगा, अवसर आपका द्वार एक ही बार खटखटाता है। अब देखते हैं खटखटाने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी। खटखटाने के लिए आपको हमेशा हाथों की आवश्यकता होगी, जिसके माध्यम से आप किसी चीज़ को खटखटाएंगे। परंतु अवसर चूँकि एक विचार है, उसका कोई भी आकार, प्रकार, रूप, रंग नहीं है और हमने यहाँ पर उसे एक रूप प्रदान किया है जहाँ पर उसके पास हाथ हैं और वो हाथ हमारे दरवाजे को खटखटा रहे हैं। मुझे आशा है कि मेरे इस उदाहरण से आपको आराम से मानवीकृत वाक्य बनाने में सुविधा होगी। आप इसके लिए कुछ विषय वस्तु ले लीजिए जिनका प्रयोग आप वाक्य में कर्ता के रूप में कर सकते हैं और कुछ क्रियाएं जो हम नैतिक जीवन में करते हैं उनको चुन लीजिए और उन्हें आपस में जोड़कर पर्सोनिफाइड चीज़ों को बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ऐसे ही अन्य लेक्चर्स को सुनने के लिए। इफ़ यू लाइक माय चैनल, do subscribe it, follow it and comment in the comment section. Do likes too so that I can create more and more videos for yourself. Thank you everyone.